गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि बहुत स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, उसी के बेस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इंग्लिश के सेक्शन में टीचिंग एग्जाम्स जो हमारे होते हैं, जैसा टीचिंग एग्जाम्स में होते हैं बेटा हमारे पास KVS, NVS या DSSB या कभी कभी आर्मी स्कूल्स, इस टाइप का जो भी रहता है जहाँ हमारे टीचिंग एग्जाम्स के जो भी संस्थाएं हैं। तो बेटा इसके अंदर जो इंग्लिश का सेक्शन है और इंग्लिश का जो जर्नल पेपर है, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स को हम लोग सिलेबस में देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस को किस तरह से टैकल करना है, सिलेबस में जो लिखा होता है उसको कैसे पढ़ें, क्या चीज़ उसमें है जो रीड आउट करने के लिए सोर्सेज कहाँ कहाँ से लेने हैं। वो तो इसमें सबसे पहले बेटा एक तो संस्थाएं हमारी जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स लेते हैं, और उसके बाद जो टीचर्स के एग्जाम्स के लेवल है, जैसे कि लेवल है आपके PRT, TGT एंड PGT। तो तीनों लेवल पे ही मैं आपको इंग्लिश के सेक्शन के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। जर्नल पेपर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, या सिलेबस के अंदर जो कंटेंट हम पढ़ते हैं, कभी कभी कुछ कंटेंट्स पे ऐसे होता है कि हम लोगों को वो क्लियर ही नहीं हो पाता कि हम किस कंटेंट की बात कर रहे हैं, कैसे उसको पढ़ना है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी KV के अंदर, KVS के अंदर एक अपडेट ऑफ सिलेबस में डाला गया कि वहाँ पर वो 20 मार्क्स का, ऐसा कुछ डाला गया है, 20 मार्क्स का पेडागोजी लेंगे। अब बेटा थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि पेडागोजी और टीचिंग मैथोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। ये कंफ्यूजन में रहते हैं और टीचिंग मैथोलॉजी और पेडागोजी दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं, जबकि दोनों एक बहुत ही माइनर डिफरेंसेस के साथ हम लोगों को पढ़ना चाहिए। एवरीबडी नोज दैट। इसका माइनर डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ कि बेटा पेडागोजी जो होती है उसमें हम लोग हाउ टू टीच को लेते हैं। अब हाउ टू टीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अगर आप इसमें मेथड्स की बात करें, जैसे कि इसमें आप अप्रोच की बात करें, जैसे कि इसमें आप सिस्टम्स की बात करें, सिस्टम ऑफ टीचिंग की बात करें, तो ये कुछ सारी चीज़ें इसमें पेडागोजी के अंदर रखी जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यही सारी बातें हम लोग बेटा मैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैथोलॉजी और पेडागोजी, इसमें माइनर सा डिफरेंस क्या है। ये सारी चीजें जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं, इसको ऑपरेट करने की बात करते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट किया जाए, क्या इसके अंदर टेक्निक्स होनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, वो सारी चीजें जब लेके आते हैं तो वो होता है बेटा आपका टीचिंग मैथोलॉजी। तो एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने अभी दिया है, डिटेल में भी इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बेसिक डिफरेंस है कि पेडागोजी क्या होता है और टीचिंग मैथोलॉजी क्या होता है, बेसिक सी चीजें हैं। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, इंग्लिश के सेक्शन पे आते हैं। कॉमन चीजों में देखा गया है कि बेटा जब भी हम इंग्लिश के सेक्शन के सिलेबस को पढ़ते हैं तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है, वो होती है ये बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव। कभी कभी मिलेगा आपको सिलेबस में कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं, इसको समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है। कॉम्प्रिहेंशन एक अलग सोर्स है बेटा, एक पूरा कंप्लीट आपको ये कह सकते हैं मेजर पार्ट है पूरी ग्रामर का। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का मतलब यहाँ पर है बेटा ग्रामर से प्लस वोकैब से प्लस आपके राइटिंग स्किल से। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा कि ग्रामर प्लस वोकैब प्लस राइटिंग स्किल्स, ये तीनों चीजें जब मिक्स हम लोगों को बोली गई है तो उसको ही कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश में आप लोगों को ये तीनों चीजें रखनी होती है। अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। देखिए, अभी जो सिलेबस है KVS के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, KVS का जो न्यू अपडेट सिलेबस आया उसमें हम लोगों को ये तो देख लिया कि इसका जो प्री पार्ट है, पार्ट 1 एग्जाम जो है बेटा, उसमें लैंग्वेज के अंदर रखा गया 10 मार्क्स, यानी इंग्लिश को भी 10 मार्क्स दिया गया और हिंदी को भी 10 मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि ये 10 मार्क्स का इंग्लिश आना है, लेकिन आप जरा समझना इसको। मैंने बोला पार्ट 1 के अंदर,
तो पार्ट 1 नहीं, इसमें न्यू सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पार्ट 1 में वो लैंग्वेज डाल रहा है और पार्ट 2 में अदर सब्जेक्ट्स को डाल रहा है, जैसे कि रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें डाल रहा है। लेकिन जो सब्जेक्ट कंसर्न इस सब को मिला के बेटा वो कवर कर रहा है 70 मार्क्स को। इसके अलावा वो इसमें सब्जेक्ट कंसर्न डाल रहा है। अब सोचने की बात ये है बेटा कि टीजीटी और पीजीटी में तो सब्जेक्ट कंसर्न हमें समझ में आ रहा है कि टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न ये होगा, किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, मैथ्स है तो मैथ्स होगा। लेकिन जहां हम बात करते हैं पीआरटी, उसमें भी उन्होंने सब्जेक्ट कंसर्न डाला। तो सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब क्या है कि वो वहां पे दोबारा से आपको इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज पूछने वाला है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। पीआरटी के एग्जाम में भी उन्होंने एक पार्ट 2 डाला जिसके अंदर सब्जेक्ट कंसर्न की बात हम करें तो वो उसने जो डाला है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोबारा से है, जो कि 20 मार्क्स के लिए है। तो इसका मतलब अगर हम देखें पीआरटी के एग्जाम की अगर अकेले बात करें तो पीआरटी के एग्जाम में भी जो इंग्लिश आने वाली है बेटा वो 30 मार्क्स की आने वाली है। यानी एक पार्ट 1 में से पार्ट 1 में आपको 10 मार्क्स का इंग्लिश आने वाला है, दिस इज फॉर पीआरटी बेटा। और दूसरा आपका सब्जेक्ट कंसर्न के लिए जो उन्होंने 80 मार्क्स के अंदर इंक्लूड किया है उसमें भी आपको 20 मार्क्स का इंग्लिश आने वाला है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल मिला के आपका जो इंग्लिश का सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है 30 मार्क्स इन पीआरटी सेक्शन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पीजीटी की तो उसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंसर्न ही है, 80 मार्क्स का इंग्लिश होगा, जिसका इंग्लिश रहेगा, जिसका मैथ्स रहेगा उसका मैथ्स रहेगा, उसमें आपको 10 मार्क्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का मेन सब्जेक्ट पीजीटी में मेन सब्जेक्ट मैथ्स है तो उसका 80 मार्क्स का बेटा मैथ्स हो गया, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 10 मार्क्स का उसका इंग्लिश हो गया, ये है। लेकिन अगर पीआरटी पे जाते हो बेटा तो पीआरटी में आपका जो इंग्लिश का सेक्शन रहने वाला है वो 30 मार्क्स में जा रहा है, यानी 30 मार्क्स आपको इंग्लिश में जो है इंक्लूड करके दिए गए हैं। अब इन 30 मार्क्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो कंटेंट हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो किस तरीके से हमें लेने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सभी सिलेबस में, बुक्स में अगर आप देखेंगे कंपटीशन एग्जाम में जब जाएंगे तो वहां पर कुछ टॉपिक्स को लिखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले एक टॉपिक होता है बेटा जिसको आप बोलते हैं कॉमन एरर्स, या आप जिसको बोलते हो बेटा स्पॉटिंग एरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एरर्स इन द सेंटेंसेस। ऐसे कई तरह से वो आपसे पूछता है, कोई भी एक सेंटेंस मेंशन करता है और उसके अंदर वो आपसे एरर फाइंड आउट करने की बात करता है। तो सबसे जरूरी चीज बेटा ये जो कॉमन एरर्स का टॉपिक है, हम लोग इसको कैसे कवर अप करते हैं, कहां से कवर अप करें, क्या सोर्स है, ये हमें थोड़ा सा जानना है इसके बारे में। बेटा कॉमन एरर्स को कंप्लीट करने के लिए होता है कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरीबॉडी नोज दैट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो 8 टॉपिक्स होते हैं। दीज आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, conjunction, interjection, and last one is preposition. So these are the points of this जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड करते हैं। these are some topics. तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कि हम लोग यहाँ पर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इन सारे टॉपिक्स में से हम लोगों को पढ़ना होता है। अब सबसे बिग चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है कि ये सारे टॉपिक्स उन्होंने पता नहीं कितनी बार अभी तक स्कूल टाइम में या कंपटीशन की क्लासेस लेते हुए ही बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन जब एरर सेंटेंसेस आता है तो उनको ये क्लियर ही नहीं हो पाता कि किस तरीके से किस कंटेंट के अकॉर्डिंग इसमें एरर है। वो उसको बस पढ़ते रहते हैं, 2 and 3 टाइम्स पढ़ते हैं। जहां उनको लगता है कि फैमिलियर नहीं है सेंटेंस, वहां वो एरर निकाल कर बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान देना बेटा प्लीज। इसमें आपको रूल्स को नहीं क्रैम करना है, बल्कि हर एक वर्ड को सेंटेंस के अंदर पोजीशन को डिफाइन करना है कि किसकी क्या पोजीशन होती है। जब आपको पोजीशन डिफाइन हो गई तो आप आराम से इसको
जजमेंट ले सकते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, सभी को पता है बेटा कि स्टार्टिंग में जब इंग्लिश को हम लोगों ने सीखा तो वहां पर एक स्ट्रक्चर हमें बताया गया, दैट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैं आपको आज एक डिटेल में टॉपिक भी पढ़ाने वाला हूं बाद में, एक बार इंट्रोडक्शन देने के बाद, तो इस पे भी आप समझना। ये कुछ स्ट्रक्चर दिया गया हमें, तो ध्यान से देखिए, इसमें भी एक पोजीशन के बारे में बात की गई है। वो पोजीशन हमें क्या कहती है? वो पोजीशन हमें कहती है कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी उसके बाद आएगी, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। जैसे कि ओवरऑल अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर अभी हम लोगों को डिस्कस करना है, और ये स्ट्रक्चर से ही इन सारे वर्ड्स के, इन सारे टॉपिक्स की पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। और बेटा पोजीशन अगर पता है तो आपको यह भी पता रहेगा कि सेंटेंस के अंदर आने वाला वर्ड किससे पहले आना चाहिए, किसके बाद आना चाहिए, और वो सही यूज हुआ है अपनी पोजीशन पे या नहीं। अगर पोजीशन पे सही यूज नहीं हुआ है तो उसमें एरर है, अदरवाइज उसमें नो एरर है। इसी तरह से एक और टॉपिक आपके एग्जामिनेशन टॉपिक, सेकंड टॉपिक आता है आपके एग्जाम में बेटा, उसको हम बोलते हैं फिलर्स। इन शॉर्ट में फिलर्स बोल रहा हूं, उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है डायरेक्टली। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स को अगर आप देखेंगे तो सेम जो मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही वो आपको पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। कहने का मतलब वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स। दोबारा उसी पॉइंट पे फिर मैं बात कर रहा हूं, सोच के चलिए, दो वर्ड हैं और उन वर्ड्स के बीच में, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस में लिखा, द सेंटेंस इज ही इज डैश हैंडसम, और यहां हमने जो ब्लैंक दिया है तो इस ब्लैंक के अंदर हम लोगों को फिलअप करना था। तो ये बताता है हमें कि यहां जो पोजीशन होनी चाहिए वो किस चीज की होनी चाहिए। जैसे हमें अगर ये पता हो कि बेटा दिस वन इज प्रोनाउन, दिस वन इज वर्ब, दिस वन इज एडजेक्टिव फॉर दिस प्रोनाउन, तो हमें यहां पर देना है कि अगर कोई शब्द यहां आना है तो वो किसके कंसर्न में आना है। तो बेटा सोचिए जरा कि मुझे इसी के कंसर्न में एक शब्द, अब ये आपको ऑप्शन डिसाइड करेगा। मान के चलिए आपको ऑप्शन देते हैं यहाँ पर वेरी, यहाँ पर ऑप्शन देते हैं आपको मच, यहाँ पर आपको ऑप्शन देते हैं आपको स्मॉल, इस तरह से आपको ऑप्शन देते हैं। तो सोच के चलिए कि जो भी ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये ही के कंसर्न में है या हैंडसम के कंसर्न में है। तो ये आपको डिसाइड करेगा कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस शब्द की पोजीशन होनी चाहिए, और वहां पर हमें कौन सा शब्द लेना है। इसके बारे में हम डिटेल में ग्रामर में भी पढ़ने वाले हैं, शब्द कौन सा आना है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं बेटा कि किस तरीके से वो फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, और पोजीशन अगर हमें पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ जो भी वर्ड आएगा वो वर्ड इस एडजेक्टिव को क्लैरिफाई करेगा, यानी एडजेक्टिव को क्लैरिफाई करके यूज करेंगे। अब एडजेक्टिव को क्लैरिफाई करने वाला ये जो वर्ड होगा यहाँ पर, ये वर्ड कहलाएगा बेटा एडवर्ब। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एडजेक्टिव को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। अब इस एडवर्ब को बहुत ध्यान से आपको देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि यहां पर किस सेक्शन में क्या यूज करना है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं फिलर्स में। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग यूज करेंगे, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा, वो आगे हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि बच्चों का सबसे बड़ा एक बिगर ब्लंडर प्रॉब्लम रहता है। वो क्या रहता है देखिए, बेटा एग्जाम्स में आजकल केवीएस एनवीएस के एग्जाम्स में एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो आपसे पूछता है जम्बल्ड सेंटेंसेस के बारे में। थर्ड वन, जम्बल सेंटेंसेस कह सकते हो इसको, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी कह सकते हो। अब जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है और जम्बल सेंटेंसेस है, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए आप। पहले आपको कहा गया कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनको वो अपोजिट तरीके से लिख रहा है, ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको वो अपोजिट तरीके से लिख रहा है। हम लोगों को उनको एक सीक्वेंस में यूज करके एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। तो उसका क्या वे है, क्या तरीका? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसमें ये होता है कि जिसमें बहुत सारे वर्ड जो आते हैं उनके मीनिंग्स अगर हमें आते हैं तो हम कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, वो तो जरूरी है ही, वो कैब इज द मस्ट इज एवरीवेयर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे शब्द होंगे विदाउट मीनिंग भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं, अगर आपको पैटर्न पता है। तो पैटर्न क्या है? कोई भी सेंटेंस है बेटा, सेंटेंस का जो वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, दैट शुड बी स्टार्टेड बाय एनी पर्टिकुलर वर्ड हियर, दैट इज शुड बी नाउन और प्रोनाउन। अब आपको मैं दो चीजें बताना चाह रहा हूं। जब भी आपको
मान लीजिए 4 सेंटेंसेस मिलते हैं, दिस सेंटेंसेस आर 4। अभी 4 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना होता है, दैट इज पी क्यू आर एस, इस तरह से इनको अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। तो सोच के चलिए कि इनका जो फर्स्ट वर्ड है, दिस फर्स्ट वर्ड, दैट शुड बी फर्स्ट वर्ड। अब ये फर्स्ट वर्ड या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन, हम उसको ये कह सकते हैं कि वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी, ये फर्स्ट भी हो सकता है और ये लास्ट भी हो सकता है। इट मींस नाउन और प्रोनाउन से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, पैसेज स्टार्ट होता है, और नाउन और प्रोनाउन से एंड भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे हमें उसको स्टार्टिंग में रखना है या लास्ट में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना बेटा, वो ये कि जब हम इनको अरेंज करते हैं, यानी ये दो टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं नाउन और प्रोनाउन, तो हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट वन कौन सा होगा। और आपको भी पता है कि पहले नाउन होगा और उसके बाद आपको प्रोनाउन लेना होगा। समटाइम केसेस, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, भी डिटेल में नहीं ले रहा क्योंकि इस टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूं। जब भी हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में भी लेंगे इसको। नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद, नाउन और प्रोनाउन के अगर जस्ट बाद हम बात करें तो इसको अरेंज करना होता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास जो कंटेंट होते हैं बेटा, वो होते हैं प्रेपोजिशन, यानी आपको फर्स्ट वर्ड के अंदर देखना है कहीं पर कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, ओनली रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि कंटेंट और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये 3 टॉपिक हम लोगों को क्लियर हैं तो हम सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी सीख सकते हैं। और अगर नाउन और प्रोनाउन क्लियर है तो हम जो भी पैसेज है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत आराम से ले सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट अ जंबल सेंटेंसेस। बाकी इसको फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे, वन बाय वन जब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये 3 मेजर टॉपिक हैं। अब इसके अलावा डायरेक्टली ग्रामर से 2 टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो क्या है बेटा, वो देखिए। डायरेक्टली ग्रामर से टॉपिक आने वाले हैं, वो है बेटा 4th नंबर इज एक्टिव पैसिव। इसको 2 तरीके से वो पूछता है, या तो एक्टिव टू पैसिव बेटा, या पैसिव टू एक्टिव। और इसके अलावा कभी कभी वो एरर्स में भी पूछता है इनको। ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना होता है, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना होता है, और एरर्स अगर एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है। एरर्स जब भी वो पूछेगा तो वो यहां रिलेशन पूछने वाला है आपसे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में, इसमें वो एरर आपको देगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट कि वहां पर किस तरह की हेल्पिंग वर्ब होगी सेंटेंस में, किस तरह की वर्ब, वहां से वो एरर पूछ सकता है इन अ एक्टिव पैसिव कंटेंट। एंड द लास्ट वन इज नरेशन। यहां से भी कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वो टॉपिक हैं डायरेक्टली जहां मैंने बताया कि पहले 2 टॉपिक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फिलर्स हो गया और एरर्स हो गया। जंबल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही 4 पार्ट्स को लेता है, यानी नॉन प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इन सब को लेता है। और अब आते हैं हम एक्टिव पैसिव, अपना स्पेशलाइजेशन है, अलग से एक टॉपिक है। ऐसे ही नरेशन भी एक अलग से टॉपिक है जिसमें आप पढ़ते हैं बेटा, आपने पढ़ा भी हुआ है, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हो गया हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन, जो कि हम बात कर रहे थे ग्रामर के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा वोकैब के बारे में, कि बहुत सारी चीजें अगर मान के चले हम एग्जाम्स की तो इसको इंक्लूड कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम 10 मार्क्स को यहां पर रखें कि अगर 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश सेक्शन आने वाला है, तो बेटा ये मान के चलिए 6 to 7 मार्क्स आपका ये ग्रामेटिकल सेक्शन आने वाला है, जिसमें मैंने बताया फिलर्स दे सकता है, 1 या 2 जंबल दे सकता है, एरर दे सकता है, क्लियर, डायरेक्टली एक पैसिव वॉइस पूछ सकता है। तो 6 to 7 मार्क्स। अब बचा आपका 2 to 3 मार्क्स। अब ये जो 2 to 3 मार्क्स है वो इसमें वोकैब डाल सकता है। अब वोकैब में सेक्शंस देखिए क्या क्या है बेटा। वोकैब में हो सकता है वो सिनोनिम्स पूछे आपसे, एनोनिम्स पूछे, सेम वर्ड अपोजिट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है वो आपसे इडियम्स के बारे में बात करें, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करें। नेक्स्ट हो सकता है वो आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट जो कि केवीएस में जरूर पूछा जाता है, स्पेलिंग टेस्ट के बारे में बात करें। अब मैं आपको यहां पे 2 चीजें समझाना चाहता हूं। मान के चलिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न कर रहे हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सिंगल वर्ड होता है, दैट इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पेलिंग टेस्ट।
उसी वर्ड को ज्यादातर स्पेलिंग टेस्ट में आप देखेंगे पूछा भी जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम अगर ये बात कर रहे हैं 10 मार्क्स के सेक्शन की, अगर हम मान के चलते हैं हम सब्जेक्टिव कंसर्न पे जाए, और मैंने बताया था कि वहां पर भी 20 मार्क्स का वो इंग्लिश पूछ सकता है, तो उस 20 मार्क्स की इंग्लिश में वो क्या डालेगा? हो सकता है कि 5 मार्क्स में बेटा वो कॉम्प्रीहेंशन डाले आपको, द 5 मार्क्स अलग से। अब कॉम्प्रीहेंशन मैंने सबसे पहले इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि ग्रामर के बारे में हम 10 मार्क्स में भी बात कर चुके हैं, वहां के लिए भी हमें पढ़नी है, तो रिमेनिंग टर्म्स पे यहां पर सेम वही 10 मार्क्स के लिए वो यहां पर ग्रामर डाले, और अनदर 5 मार्क्स के लिए दोबारा से फिर वो वोकैब के बारे में बात करें, यानी सेम द कंटेंट, लेवल ऑफ कंटेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर वो इंक्रीज कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कि अगर हम 30 मार्क्स टोटल बारे में बात कर रहे हैं, तो 30 मार्क्स में से 7 to 8 मार्क्स टोटल आपका वोकैब का रहने वाला है, टोटल आपका 15 मार्क्स का ग्रामर रहने वाला है, एंड अदर देन मे बी द 5 मार्क्स ऑन द कॉम्प्रीहेंशन। इन शॉर्ट में आपको ये बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। इट्स अ सेक्शन। अब इस सेक्शन को हम लोगों को कैसे पढ़ना है, वन बाय वन टॉपिक को कैसे पढ़ना है, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, जब भी मेरी क्लास होती है बेटा तब भी बताता हूं, और इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि आपको कभी भी ग्रामर को पढ़ने के लिए रूल्स को क्रैम नहीं करना है, क्योंकि रूल्स अप्लाई करते वक्त आपको बड़ी प्रॉब्लम रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं बच्चों को कि प्लीज आप पोजीशन पे डिफाइन करिए, पोजीशन को सीखिए, पोजीशन को जनरेट करिए। हर एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक पढ़ना है आज प्रेपोजिशन का, तो सबसे पहले मेरे ब्रेन में होना चाहिए बेटा कि प्रेपोजिशन को मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इंग्लिश के सेंटेंस में इसकी क्या पोजीशन होती है, कहां यूज करते हैं, फर्स्ट में, लास्ट में, मिडल में, किससे पहले किसके बाद। अगर हमें ये पता है तो हम बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि कहां पर कौन सा वर्ड यूज करना है। अब उसके बाद आता है उसके इंटरनल टर्म्स, जैसे मान के चलिए हमें ये पता चल गया कि यहां प्रेपोजिशन आना है, फिर हम इंटरनल टर्म्स में जाते हैं कि प्रेपोजिशन होते हैं लगभग हमारे 70 के आसपास, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस में अगर लें तो 27 या 28 के आसपास होते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उन 27 और 28 के बारे में हमें यह पता करना है कि कौन सा प्रेपोजिशन किस टर्म में यूज होगा, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से हर एक टॉपिक में, जैसे हमने नाउन पढ़ा तो हमें पता होना चाहिए नाउन को हम क्यों यूज करते हैं। आज मैं आपको जो टॉपिक, अभी इसके जस्ट बाद एक टॉपिक आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड या इंग्लिश कंसर्न रिलेटेड, पूरा इंग्लिश कंसर्न भी कह सकते हो, उसमें मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम लोग बिल्कुल क्रैम नहीं करेंगे, हम लोग किसी भी टॉपिक को जाके उसके बार बार रूल्स नहीं पढ़ेंगे बुक्स में से या किसी टीचर से। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये समझना है कि इंग्लिश को कैसे वो पोजीशन के अकॉर्डिंग जनरेट कर रहा है और कैसे वो हमारे से क्वेश्चन कर रहा है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां एक ब्लैंक लिखा, उस ब्लैंक के बाद लिखा बॉयज, और आपको ऑप्शन दे दिया गया द बॉयज, सम बॉयज। अब देखो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, आप इसको बहुत समझने में आसानी सी है, द सम, द कैसे और सम कैसे। तो मुझे केवल इसमें रूल्स के चक्कर में जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि रूल कैसे इसमें फॉलो करना है। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें यह पता करना है सबसे पहले कि यहां जो ब्लैंक दिया गया है इस नाउन से पहले, इसको क्या चीज फॉलो करती है, फॉलो क्या करती है, हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे द इज द आर्टिकल्स एंड सम इज द डिटरमाइनर्स, तो बस हमें यही पता करना है कि यहां पर जो वर्ड आना है वो आर्टिकल्स लेना है या डिटरमाइनर्स लेना है, उसके बाद हम आराम से इसको फिलअप भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा माइनर सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है बेटा कि किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें, किस तरीके से पूरे सिलेबस में से ओवरकम करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से कितने मार्क्स का हम लोगों के साथ जनरेशन होना है एग्जाम में। तो ऐसा कुछ हम इसमें देखेंगे, और इसके अलावा एक टॉपिक को भी हम लोग लेंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश को इजी बनाया सकता है, इस ग्रामर के सेक्शन को इजी बनाया जा सकता है। आई थिंक जो कुछ भी मैंने बताया, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कंटेंट क्या होगा, ग्रामर का कंटेंट क्या होगा, तो इसी में हम लोग देखना है कि किस तरीके से हम लोग ये पॉइंट रखने वाले हैं। तो इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं एक टॉपिक आपको ले रहा हूं, ग्रामेटिकल कंसर्न पे ले रहा हूं, वो देखिए आप कैसे करना है। देखिए बेटा,
सबसे पहले ही हम लोगों को ये चीज सीखनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं बेटा आपको, एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, कॉमन एरर्स, इसके लिए आपको बहुत यूजफुल है। आज तक मैंने भी बहुत सारे टीचर्स को देखा और बहुत सारी बुक्स में देखा या कहीं पर रूल्स लिखा उसमें भी देखा हुआ है बेटा कि हम लोगों को टॉपिक बताए जाते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, टेंसेस है, सब। लेकिन जब एरर एग्जाम में आपको पूछा था एरर्स, तो इसका स्टेप क्या होता है, कैसे ढूंढते हैं एरर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और वो हमें आज सीखना है। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात भी कर रहा था, हमारा इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज द कंटेंट। अब इसमें है क्या बेटा, इसमें है कि आप लोगों को इसको समझना है। पहले पढ़ने सबने पढ़ा है, स्कूल टाइम से ही पढ़ते आए हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी है आपको, वो ये पढ़नी है कि देखिए टॉपिक्स को कैसे जोड़ता हूं। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, दिस डिपेंड ऑन टू कंटेंट्स, नाउन एंड प्रोनाउन। सेम है, नाउन एंड प्रोनाउन। ऑन बेस ऑफ कि हमें ये पता है कि इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस होगा, इसको उल्टा करते हैं कई बार, आपने देखा है पैसिव वॉइस में इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर वर्ब रहता है और फिर सब्जेक्ट होता है, ऐसे कुछ होता है। लेकिन इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसको मैं आगे डिटेल में अपने आप ले लूंगा। मेन जो बेसिक सेंटेंस है वो बेटा हमारा ये होता है। अब इसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो पोजीशन है उस पर क्या होना है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम बात करें तो बेटा आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे उसका नाम में ही पता है, हेल्पिंग करती हैं, एक्शन को होने का या एक्शन को करने का वो हेल्प करती है, मतलब वो एक तरह से समय बताती है। मैं आपको ये चीज डिफाइन करना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैंने किसी सेंटेंस में लिखा बेटा ही प्लेज अ गेम, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लिया, लेकिन हमने देखा कि V1 है, V1 के साथ ऐसे ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, टेंसेस में पढ़ते हैं आप लोग। इसको सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि इसमें मुझे डायरेक्टली नजर आ रहा है कि हमारे पास जो हमें क्रैम की हुई या वैसे हमने पढ़ी हुई हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन कौन सी होती है, डू डज होता है, इज MR होता है, वॉज वर होता है, डिड होता है, शैल बी होता है, विल बी होता है, हैज हैव हैड होता है, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कि क्या ये सेंटेंस जो है ये गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें आप खुद देखेंगे कि इस सेंटेंस में आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी लिखें, लेकिन इसमें एक चीज जरूर लिखेंगे, वो लिखेंगे बेटा इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट जो लिखेंगे इसका मतलब होता है बेटा नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन क्या है बेटा, ये भी देखो। नॉट डिफाइन का मतलब है टाइम इज नॉट डिफाइन, टाइम इज नॉट डिफाइन। इसका मतलब है कि आप जब इस सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहे हैं तो इस एक्शन के होने का एक्यूरेट एक्चुअल टाइम हमें डिफाइन नहीं है, इसीलिए इसको इनडेफिनेट कहा जाता है। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाए, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं ही इज प्लेइंग अ गेम, प्लेइंग अ गेम, तो यहां जैसे ही इज आता है, जैसे ही यहां पर वॉज आता है, तो इस एक्शन के होने का टाइम डिफाइन हो जाता है, और इसीलिए इसको इनडेफिनेट कभी नहीं कहा जाता। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं बेटा कि जब कभी आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब का टाइम काम क्या होता है, टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ब। जो वर्ब होता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के ब्रेन में। कंफ्यूजन ये है, कभी वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में कंफ्यूज होता है, कभी वो जीरेंड पार्टिसिपल इसमें कंफ्यूज होता है, कभी वो V1 ING 2 + V1, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। तो इसमें दो चीजें हैं, कंफ्यूजन है ही नहीं, 2 पॉइंट है बस। 2 पॉइंट क्या है कि एक तो वर्ब का आपको फॉर्म्स सीखना है, सेंटेंसेस में एप्लीकेशन के लिए क्या काम करता है, फॉर्म्स काम करता है। एक इंट्रोडक्शन सीखना है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसका टाइप सीखना है।
तो वर्ब का जो टाइप्स होता है वो हमें इंट्रोडक्शन देता है कि वर्ब है क्या, कितने तरह की वर्ब्स होती है, कैसे यूज करते हैं, वो सब इसमें है। और जो फॉर्म्स है वो हमें बताता है बेटा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, यानी फॉर्म्स कितनी। अब यहां पे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक क्या कर रहे हैं वो समझिए आप। जो वर्ब का फॉर्म्स है बेटा, उस फॉर्म्स को बहुत ध्यान से हमें करना होता है। आपने पढ़ा है V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V1 ING होता है, और एक बुक्स में लिखा भी है V1 SE या ES होता है। लेकिन हम यहाँ एप्लीकेशन के बेस पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं इसको, वो ठीक है, जो बुक्स में लिखा है दैट्स करेक्ट ऑल्सो। बट यहां पर एक और चीज हमें ले रहा हूं, वो ये कि फिफ्थ में आप लिखिए बेटा, यहां होता है 2+V1, 2+V1। अब ये 2+V1 क्या है मैं आपको समझाता हूं टाइम के अकॉर्डिंग। V1 बेटा प्रेजेंट बताता है, V2 बेटा पास्ट बताता है, V3 बेटा परफेक्ट बताता है, V1 ING कॉन्टिन्यूअस बताता है, और 2+V1 बेटा आपको दो चीजें बताता है जो बहुत जरूरी है आपको यहां पर सीखना। 2+V1 आपको बताता है बेटा या तो नियर फ्यूचर और या नियर पास्ट। 2+V1 को दो तरीके से यूज किया जाता है, नियर फ्यूचर को शो करने के लिए और नियर पास्ट को शो करने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने अभी आपको बताया। थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होते हैं दो टॉपिक, नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन अगर हमें पढ़ लिया तो हमें सेंटेंस का क्या पता चल जाता है, सब्जेक्ट पता चल जाता है और ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि क्या काम करता है, टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन के होने का समय बताता है। ऐसे ही वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब में मैंने आपको बताया टाइप्स, इसके इंट्रोडक्शन देता है, कितने तरीके की होती है, क्या क्या होती है, यूज कैसे करते हैं, ये सब। और फॉर्म्स हमें बताता है कि एप्लीकेशन में लाना कैसे है, यानी किस तरीके से सेंटेंस में यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म के टर्म में, सेकंड में, थर्ड में, ING में, या 2+V1 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी स्ट्रक्चर के बेस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके। वो देखो ऐसे, मान के चलिए बेटा कि आपको इसी के बेस पर एक सेंटेंस दिया होता है। दैट सेंटेंस इज ही इज डूइंग अ वर्क। अब इस सेंटेंस में बाकी सब ठीक है, मुझे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहां सब्जेक्ट है एज अ प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब भी है, V1 ING एज अ मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट एज अ नाउन भी है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट एज अ नाउन, नाउन प्रोनाउन ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर्ब। ये जो पॉइंट हमने यहां लिया दैट इज द क्वेश्चन मार्क, और यहां से शुरू होता है आपका वो पहला स्टेप जो मैंने अभी बताया कि कॉमन एरर्स में इस स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। वो क्या स्टेप है अब समझिए जरा बेटा। मान के चलिए कि अगर हम यहां एक वर्ड ले रहे हैं, आपने देखा होगा कई बार टीचर्स क्या करते हैं, यहां पर आ की जगह द लिख देते हैं, कभी ईच लिख देते हैं, कभी दिस लिख देते हैं। तो ये वो शब्द हैं जिन शब्दों के बारे में हमें बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, और ये शब्द कौन से हैं ये भी हमें समझना होता है। तो आप ये वर्ड को समझना कुछ इस तरीके से बेटा। सेकंड सेंटेंस में मान के चलिए कहीं लिखा है डैश बॉय इज गोइंग देयर। आप खुद सोचिए, यहां पर आप लिख सकते हैं अ बॉय, दिस बॉय, ईच बॉय, लेकिन जैसे ही मैंने चेंज किया ही तो यहां कुछ नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये वो शब्द हैं जो किसको फॉलो कर रहे हैं अपने साथ, नाउन को फॉलो कर रहे हैं, प्रोनाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमें अगर इन शब्दों का पता चल जाए तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये वो शब्द हैं जो नाउन के रेफरेंस में यूज होते हैं। अब नाउन के रेफरेंस में यूज होने वाले ये शब्द कौन से हैं बेटा, हमारे ग्रामर के दो टॉपिक, एक टॉपिक है बेटा आर्टिकल्स और दूसरा टॉपिक है बेटा डिटरमाइनर्स। यानी एग्जाम के टर्म्स पे अगर हम बात करें तो इन दो टॉपिक्स को अगर आप ग्रामर की किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो विदाउट द नॉलेज ऑफ नाउन अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए मिस्टेक होगा, आप वहां पर कंफ्यूज होंगे ही होंगे। इसका मतलब है कि इसको किसके कंसर्न में यूज किया जाता है, हमेशा नाउन के कंसर्न में बेटा। यानी आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स का जो वजूद है वो नाउन के लिए है। कहां यूज होते हैं बेटा, नाउन से पहले यूज होते हैं हमेशा। यानी आर्टिकल्स और नाउन और डिटरमाइनर्स को जब भी यूज किया जाएगा तो कहां यूज किया जाएगा, नाउन से पहले यूज किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना जा रहा हूं, वो भी देखना बेटा जरा, इसी के बेस पर है। तो मैंने अभी आपको बताया वो क्या है, इसके स्ट्रक्चर सीखना है हमें। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कहता है कि आर्टिकल्स को नाउन के रेफरेंस में दो तरीके से यूज करेंगे। या तो इसके जस्ट बाद नाउन होगा,
जैसे कि अ बॉय, ऐसे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी कभी ऐसा भी होगा कि बेटा आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, यानी कुछ इस तरीके से, एन ऑनेस्ट बॉय, आर्टिकल्स एडजेक्टिव नाउन। तो ये वाला पॉइंट सिखाने का मेरा मकसद ये था। सेकंड स्टेप पे आइए, जो मैंने एग्जाम के लिए आपको बताया था कि हमारे एग्जाम में कभी कभी फिलर्स आते हैं। यहां पर ध्यान देना बेटा, मैं भी उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। मान के चलिए कहीं लिखा हुआ है ऐसे कुछ, देयर इज अ डैश सिचुएशन which is created by you। इस सेंटेंस में एक फिल इन द ब्लैंक्स है और मुझे फिलअप करने के लिए बोला गया। अब यहां पर जरा सोचो, जो ये चार ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं बेटा, दीज आर द 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस में कुछ भी दिया है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, वो एक चीज ये पता है कि आर्टिकल्स और नाउन के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आया है, और आर्टिकल्स और नाउन के बीच में जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो वहां हमेशा क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब इन 4 ऑप्शंस में से आपको क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है, और एडजेक्टिव को यहां पर फिल करना है। जैसे कि मान के चलिए सुपर्ब, यहां लिखा है सुपर्ब, यहां लिखा है टिपिकल, यहां लिखा है बिग, यहां लिखा है स्मॉल। अब मैंने जानबूझकर यहां पर 4 ऑप्शन में लिखा है कि ऑप्शन में चारों जगह एडजेक्टिव ही दिए हैं। अब आपको समझना है कि यहां पे फिलअप कैसे करें, उसके बाद भी समझा नहीं बेटा, ध्यान देना प्लीज। ये तो पता चल गया एडजेक्टिव आएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि 2 एडजेक्टिव देंगे, 2 एडजेक्टिव देंगे ही नहीं, तो हमें 2 में से ही फिल करना है, 2 में से ही फाइंड आउट करके फिर फिल करना है। लेकिन अब यहां पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि चारों ही आपके पास ऐसा है। तो देखो, सिचुएशन जो होती है वो बिग और स्मॉल नहीं होती, तो ये 2 तो वैसे ही कैंसिल होगा बेटा। हम लोग स्पीकिंग में भले ही कहते हैं, लेकिन सिचुएशन के लिए जो एक्यूरेट एडजेक्टिव होता है वो या तो ये होता है, गुड होता है, बैड होता है, टिपिकल होता है, सुपर्ब होता है, बिग और स्मॉल नहीं होता। सिचुएशन बड़ी और छोटी नहीं होती। ओके, तो यहां पर हमें लेना है कि सुपर्ब लेना है या टिपिकल। वो देखो आगे के, देयर इज अ डैश सिचुएशन विच इज क्रिएटेड बाय यू। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना है, वहां देखना है अगर नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा है, कुछ नेगेटिव है तो ये वाला एडजेक्टिव आ जाएगा, और कुछ पॉजिटिव है तो ये वाला एडजेक्टिव आ जाएगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल अप देयर, कि हम लोगों को रूल नहीं पढ़ने थे यहां पर। फिल इन द ब्लैंक्स का कोई रूल नहीं है। अब बच्चे कहेंगे सर इसको रूल्स में बता, तो रूल्स है ही नहीं, पोजीशन है बेटा। वो पोजीशन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पोजीशन आपको समझनी है। इसलिए 2 स्ट्रक्चर आर्टिकल्स की जो मैंने दिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फिल अप, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एरर्स ऑल्सो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़े ध्यान से आपको ये चीज करनी है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेम सिचुएशन में इसी सेम सिचुएशन में सेम, अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें, पहली बात तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। जैसे आर्टिकल्स का पता है, आर्टिकल्स में 3 ही वर्ड होते हैं, अ एंड द, लेकिन डिटरमाइनर्स में कौन से वर्ड होते हैं मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे कि सम होता है बेटा, एनी होता है, ईच होता है, एवरी होता है, मैनी होता है, वन होता है, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब डिटरमाइनर्स का भी सेम ऐसे ही रूल है, या तो इसके जस्ट बाद नाउन होता है बेटा, या इन बिटवीन सेम एडजेक्टिव होता है और उसके बाद नाउन होता है। ये वो चीज है जो आपको समझनी है अब यहाँ पर। तो सेम इसके भी हम ऐसे जैसे हमने लिखा सम, उसके बाद हमने लिखा बॉयज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बच्चा नहीं कहेगा कि जी प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पर। अब मैं आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊंगा कैसे। देखो, अगर मैंने कहीं लिखा आई डोंट हैव सम टाइम फॉर यू, तो मेरा आपसे बस क्वेश्चन यहां फिल इन द ब्लैंक्स में है कि यहां सम होना चाहिए या एनी होना चाहिए। हमें ये फिलअप भी सिखाना है। किसके बेस पर सीखना है, ये भी सेम वही है, स्ट्रक्चर के बेस पे सीखना है। हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ डिटरमाइनर्स के वो एरर पूछ रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ पर ये देखो बता दे हमें कि सम किस कंसर्न में यूज होता है, एनी किस कंसर्न में यूज होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको समझना ये है कि जो सम है बेटा वो अनकाउंटेबल में आ सकता है, और एनी जो है वो काउंटेबल में आ सकता है। अब आपको ये सब पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है।
लेकिन इसमें ये भी बताया जाता है बेटा, ये कंसर्न होता है कि जो सम है बेटा उसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं लेते, यानी सम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता। और एनी जो है वो अनकाउंटेबल, क्योंकि टाइम यहां पर क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते। अब सोच के चलिए कि अगर मैं इस टाइम को चेंज करके यहां पर दे देता 2 hours, तो ये काउंटेबल हो गया। लेकिन काउंटेबल तो हो गया, लेकिन एनी एक कंसर्न है काउंटेबल के सिंगुलर में, जबकि 2 hours तो प्लूरल है। इसका मतलब ये है कि हमें ये वो माइनर चीजें हैं, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो रूल्स नहीं रटने हैं, माइनर चीजें समझनी है। माइनर चीजें क्या है इसकी, ये समझिए। देखो इन दोनों के डिफरेंसेस की माइनर चीजें क्या है जो यहां पर आप फिलअप कर पाएंगे आराम से। जो सम होता है बेटा उसको हम यूज करते हैं एक तो प्लूरल के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ, और दूसरा हम इसको यूज करते हैं बेटा सिंपल और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव नॉट नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए एनी के बारे में बात करते हैं बेटा। एनी का यूज करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल में। अब जो सम है इसके बारे में ये जरूर कहा जाता है बेटा कि अनकाउंटेबल में भी आता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये भी तो है ना बेटा, नेगेटिव में नहीं आता। तो यहां पर सब कुछ देखते हुए भी हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऑप्शन जो मिलने वाला है देखो, सम मिलेगा, एनी मिलेगा, नो वर्ड भी मिलेगा, जो कि आंसर पढ़ते वक्त बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आई डोंट हैव सम टू, इस तरह से सम टाइम लिख दीजिए मान लीजिए। यहां पर दोबारा हम अपने सेंटेंस पे आते हैं, तो आई डोंट हैव सम टाइम, आई डोंट हैव एनी टाइम। तो ऐसे बोलते बहुत है, सुनते भी हैं हम लोग, लेकिन यहां जो आंसर होना चाहिए बेटा वो ये अपने कंप्लीट कंटेंट पे नहीं जा रहा, ये अपने कंप्लीट कंटेंट पे नहीं जा रहा। इसका मतलब क्योंकि ये अनकाउंटेबल में नहीं आता, ये अनकाउंटेबल में आता है लेकिन ये नेगेटिव में नहीं आता, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, नो वर्ड। यानी डायरेक्टली लिखते हैं आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। दैट इज द बेसिक थिंग, और यही वो बेसिक चीजें हैं जो बेटा एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो ये वो, मैं पहले अभी स्ट्रक्चर के बारे में आपसे थोड़ी सी बात कर रहा था कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, एरर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए अब ये मत सोचना कि बेटा मैं टॉपिक क्या करा रहा हूं, बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपिक। मैं केवल आपको एक अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं कि अगर एरर हमारे सामने होते हैं तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। अब मान के चलिए कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसे, ही वॉज कॉल्ड फॉर मी टू डू माई वर्क। सेंटेंस लिया गया, सेंटेंस लिखा गया, ही वॉज कॉल्ड फॉर मी टू डू माई वर्क, और आपसे कहा गया कि इसमें एरर फाइंड आउट करो। बड़ा कंफ्यूजन सा रहेगा। अब इस कंफ्यूजन में सबसे पहला पॉइंट समझिए, जब भी कोई इंग्लिश का सेंटेंस आप देखें तो स्टेप नंबर 1 एरर फाइंड आउट करने का बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। उस सेंटेंस को जज करो कि किस फॉर्मेट में, 2 फॉर्मेट में सेंटेंस लिखे जाते हैं, वो एक्टिव फॉर्मेट में है या पैसिव फॉर्मेट में। सबसे पहले ये चेक करो कि वो एक्टिव फॉर्मेट में है या पैसिव फॉर्मेट में। अब कैसे पता चलेगा, ये कहां से पता चलेगा, ये कहां से पता चलेगा, ये स्ट्रक्चर से। आपके पास एक यहां वर्ड होगा, उसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद बेटा वर्ब होगा। अगर ये वर्ड बेटा ध्यान देना प्लीज, डूअर है, एक्शन को करने वाला, मतलब सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के बाद यहां जो वर्ब आनी है वो V1 ING होनी चाहिए। हम सेइंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब मैं बात कर रहा हूँ इसी की जो इसमें गिवन है, यानी वॉज अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो इसके बाद V1 ING होनी चाहिए। लेकिन अगर ये वर्ड यहाँ पर बेटा रिसीवर है, रिसीवर मतलब ऑब्जेक्ट है, तो यही वॉज वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ बेटा V3 आ सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे पहले इतना ही चेक करिए। एक पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ही वॉज, बस इतना यहाँ तक चेक करिए आप। यहाँ तक चेक करने में क्या लग रहा है मुझे, ही वॉज कॉल्ड, इसका मतलब ही किसी को नहीं बुला रहा। अगर किसी को बुला रहा होता तो इसमें फॉर नहीं होता। देखो ही वॉज कॉल्ड मी, अब पता चल गया कि ही मी को बुला रहा है, तो यहाँ कॉल्ड गलत है और कॉलिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ फॉर मी हुआ तो इसका मतलब इसको बुलाया जा रहा है, और ये यहाँ पर क्या है बेटा,
ऑब्जेक्ट है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, ये देखो थर्ड फॉर्म, और ये कहलाता है पैसिव और ये कहलाता है एक्टिव। मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले चेक करना है इससे, किससे चेक होगा, इन स्ट्रक्चर से चेक होगा। और ये स्ट्रक्चर बहुत आसानी से हम एक टॉपिक में पढ़ते हैं, दैट टॉपिक इज वर्ब। वर्ब में हम ये पढ़ते हैं। आपको बस क्या याद रखना है, इन शॉर्ट बता देता हूँ अभी के लिए आपको क्या याद रखना है। ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं जो V1 ING के साथ आती है, उसका एक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप क्या है भाई, इज एम आता है, वॉज वर आता है, हैज बीन हैव बीन आता है, शैल बी विल बी आता है, ये सब आता है, ये सब इसमें एक्सेट्रा। तो ये कॉन्टिन्यूअसली को बताता है। अब यही हेल्पिंग वर्ब जो है इनके साथ V थर्ड भी आता है, डिपेंड ऑन दिस वर्ड। अगर वो डूअर है तो इनके साथ V1 ING डूअर के केस में, और अगर वो रिसीवर है तो बेटा इनके साथ थर्ड फॉर्म। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टेप कि वो पैसिव है कि एक्टिव। अब मान के चलिए मुझे पता चल गया कि ये पैसिव है, और यहां तक मुझे पता चल गया कि ये पैसिव होने की वजह से इसमें ऐसे लिखा गया, ही वॉज कॉल्ड फॉर मी। अब आगे की बात करते हैं। ही वॉज कॉल्ड फॉर मी, और आगे मेंशन किया गया टू डू माई वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, वो समझाया ये था कि जो 2 + V1 होता है, दैट इज 2 + V1, बेटा वो नियर फ्यूचर को बताता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस भी किया था बेटा, ये नियर फ्यूचर। लेकिन यहां तो ये हुआ कि ही वॉज कॉल्ड फॉर मी, वो मेरे लिए बुलाया गया था या मेरे लिए बुलाया जाता था टू डू माई वर्क, मेरा काम करने के लिए। अब बेटा ध्यान देना प्लीज, तो बेटा टू डू तो नियर फ्यूचर बताएगा ना, जबकि ये तो पास्ट की बात कर रहा है। तो जब भी कोई पास्ट में एक कंप्लीट एक्शन की बात करता है तो वहां वो नियर फ्यूचर नहीं बताएगा, बल्कि उस एक्शन के होने का रीजन बताएगा। रीजन, अब रीजन कैसे शो करेंगे, टू डू से नहीं बेटा, V1 ING से। मतलब यहां आंसर होना चाहिए डूइंग माई वर्क, यानी ही वॉज कॉल्ड फॉर मी डूइंग माई वर्क। या डायरेक्टली हम इन्फिनेटिव केस लेंगे, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, उसको बोलते हैं डू माई वर्क, यानी ये टू डू यहां पर नहीं आएगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंस में एरर ढूंढेंगे। ये मैं आपको डिटेल में भी टॉपिक वाइज जब हम पढ़ेंगे डिटेल में भी हम लोग करेंगे। मैं आपको केवल आज स्ट्रक्चर बता रहा हूं एरर्स का, कि एरर्स के स्ट्रक्चर को बेटा इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपकी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो देखते हैं बेटा। देखो इसके बाद बेटा आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट होती है यहां से। दैट प्रॉब्लम इज काउ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कहां से लर्न करें, व्हाट द सोर्स, क्या करें इसके लिए, कैसे हो सकता है। तो दिस इज वेरी सिंपल, मैं पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे कैसे करना है आपको। आपको डेली एक कॉम्प्रीहेंशन रीड करना है, जस्ट यू रीड, नॉट रीड द कॉम्प्रीहेंशन। लेंथ भी डिपेंड नहीं करती, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या पढ़ सकते हैं। बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स नॉट लेवल ऑफ, उसमें लेवल भी नहीं देखना, टीचिंग का है, SSC का है, किस चीज़ का है। आपको केवल एक पैसेज उठाना है और वो रीड आउट करना है। उसके 2 फायदे होंगे बेटा। फर्स्ट, एक तो रीडिंग हैबिट की वजह से आपको कुछ वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा रीडिंग हैबिट क्या होती है। सोचिए चलिए कि कभी कभी आपने देखा होगा एक वर्ड होता है एफ्रेड। आप सब बोल देंगे कि एफ्रेड के बाद ऑफ आता है, लेकिन क्यों आता है इसका रीजन नहीं पता। क्योंकि बार बार जब हमने किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में पढ़ा तो हमें पता है कि वहां पर एफ्रेड ऑफ लिखा होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं रीडिंग हैबिट। आप खुद कहेंगे यस इसके साथ सर यही होता है। जैसे आप कहीं बोलते हो ना सैलरी, तो कहीं पर लिखा होता है सैलरी, बिग सैलरी, हाई सैलरी, नॉट, तो आपको ये शब्द जैसे ही मिलेगा तो आप कहोगे दैट इज करेक्ट सर, हैंडसम सैलरी। यानी सैलरी कभी भी बिग हाई नहीं होती, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया। यानी हमारे पास एक रीडिंग हैबिट बन गई कि वहाँ सैलरी के लिए हमेशा हैंडसम आ रहा है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कॉम्प्रीहेंशन में मिलेगा, जिससे आपकी रीडिंग हैबिट जो है
इंप्रूव हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, अगर ये आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है तो इसमें मुझे करना क्या है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स मुझे जोड़ना है। मुझे ये जोड़ना है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ बेटा, ऐसे जितने भी वर्ड हैं जैसे जिनके बाद ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ, ब्लैक ऑफ, इस तरह से केयर ऑफ, जिनके बाद ऑफ आता है उन सब के साथ बेटा फॉर भी आता है। बस ये मुझे आपको सिखाना है, और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेपोजिशन पूरा पढ़ाना है, मुझे सिर्फ पॉइंट सिखाना था, वो कैसे समझाना है, कैसे पता चलेगा आता है। अब सोच के चलिए, इसका एक माइनर सा डिफरेंस कर लीजिए। ऑफ वहां आता है जहां सेंटेंस एक्टिव फॉर्मेट में होता है, और फॉर वहां आता है जहां सेंटेंस पैसिव फॉर्मेट में होता है। एग्जाम्पल के साथ समझिए आप, जैसे आपको लिखा होता है ही इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इसका मतलब हुआ कि वो अंधेरे से भयभीत होता है, अंधेरे से डरता है, इस तरीके से होता है। तो आपने देखा कि यहाँ जो इज है वो मेन वर्ब है, यानी V1 है यहाँ पर, और ये एक एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैंने कहीं सेंटेंस में लिख दिया होता ही इज फाउंड एफ्रेड, तो बेटा ये फाउंड आपको बता रहा है कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, तो वो क्या बन गया, पैसिव बन गया। पैसिव हो गया तो यहाँ क्या कर दो, फॉर डार्कनेस। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे आप एक वर्ड पढ़ते हो गिल्टी, गिल्टी ऑफ, तो गिल्टी फॉर, जैसे ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ही इज फाउंड गिल्टी फॉर मर्डर। दिस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो डिफरेंशिएशन करके आपको बस सीखना है। और ये कहां से, मैंने बताया हैबिट कहां से मिलेगी आपको, कॉम्प्रिहेंशन। अब दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, एक तो हैबिट बन जाएगी आपका, दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा बेटा कि आपको जो न्यू वर्ड्स है, जो आपके लिए ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप न्यू वर्ड्स बोलोगे, जो आपको नहीं पता, जिसके मीनिंग्स आपको नहीं पता, वो आपको सर्कल कर लेने हैं, पेंसिल से सर्कल करेंगे पैसेज के अंदर। मान के चलिए एक पैसेज में 20 से 25 वर्ड है। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आप पूरे 25 वर्ड पढ़िए, याद करिए, नहीं। आपको क्या करना है, अपना एक वोकैब रजिस्टर बनाते हुए डेली के 5 वर्ड्स, 5 न्यू वर्ड्स उसमें ऐड कर लें, 5 वर्ड्स, और बस उसको लर्न करना है। गारंटेड बेटा ऐसा होता है कि अगर आपने अपने एग्जाम तक, मैं आपको डेली बोल रहा हूं, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 बाय डे अल्टरनेट डेज भी करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन भी अगर पैसेज करते हैं, और अगर वो 3 महीने तैयारी करते हैं, इसका मतलब 90 डेज वो तैयारी करते हैं, 3 महीने की तैयारी में भी 90 डेज के अंदर इनकी 45 पैसेजेस में अगर वो पढ़ लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब सोचिए बेटा आपके पास वर्ड्स कितने होंगे। और कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बेटा मैं गारंटी लेता हूं कि 85% वर्ड्स वोकैब के वो कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। और आपके टीचिंग एग्जाम में तो ऐसा बहुत बार होता है कि कॉम्प्रिहेंशन के नीचे ही वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो दैट इज द बेसिक इनपुट्स कि जहां पे आप डाल सकते हो कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सकती है। दो फायदे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन करने की आदत बन जाएगी, रीडिंग हैबिट बन जाएगी, और दूसरा आपका वोकैब तैयार हो जाएगी। तो एक तो ये पॉइंट, एक सोर्स है ये कि वोकैब को कहां से करेंगे। दूसरा पॉइंट बेटा और समझिए इसको कैसे करना होता है। एक वर्ड आता है कभी कभी, दैट वर्ड इज ब्यूटीफुल। सबने सुना हुआ है, सबको पता है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इसके टर्म्स में अगर हम लोग कहीं पर ऐसे लिखते हैं अगली, बैड, रफ, और पूछते हैं कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो पता है बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि इसका ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड अगली हो जाएगा। लेकिन मैं अगर उनसे ये पूछ लूं कि ऐसा क्यों, तो क्यों नहीं पता उनको, बस ये पता है कि हाँ इसका उल्टा ये होता है। अब सोचिए कि एग्जाम वाला इतना क्लेवर है कि वो आपसे ब्यूटीफुल ना पूछ के ब्यूटी पूछ लेता, तो आपके दिमाग में तो यही रहेगा कि ब्यूटी का भी अगली होता है। जबकि आप ये नहीं समझ रहे कि बेटा इंग्लिश का वर्ड जो है उसको क्लैरिफाई करिए पहले। ये शब्द जो है बेटा 4 हिस्सों में बटा होता है। पहला, या तो ये नाउन होता है, या ये वर्ब होती है, या एडवर्ब होती है, या एडजेक्टिव होता है। जिस बच्चे को ये पहचानना नहीं आएगा वो उसके सेम वर्ड और अपोजिट वर्ड में मिस्टेक करेगा। अब आप सोचो कि ब्यूटी जो होता है बेटा वो नाउन होता है, और ये तीनों जो दिए हैं मैंने ये एडजेक्टिव दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा नन ऑफ दीज, और इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। यानी अपोजिट में भी और सेम में भी जो यहां है आपको वही ढूंढना है।
और कुछ बच्चों को यही नहीं पता चलता कि ये क्या है, बेसिक क्या है। तो वो कहाँ से समझना है आपको? वर्ड के एक्सपेरिमेंट्स। अब वर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है? जब हम पढ़ते हैं वर्ड्स को तो वहाँ आपको पता चलेगा। जैसे किसी के लास्ट में बेटा TY, NESS, FY, XY इस तरह के शब्द होते हैं, तो वहाँ वो नाउन को इंडिकेट करता है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे शब्द देने वाला हूँ, एडजेक्टिव के लिए दूंगा, वर्ब के लिए दूंगा, तो नियर अबाउट 15 से 20 वर्ड तो हम याद रख ही सकते हैं कि अगर लास्ट में ये मिलेगा तो आराम से हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि एक तो सोर्स है वर्ड को फाइंड आउट करने का, वो है कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा उसको लर्न करने का तरीका ये है, यानी जो भी शब्द आप याद करें उसमें साथ में ये भी याद करें कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अगर आप ऐसे साथ में याद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करेंगे, आपको प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। अब इसके लिए क्या करना है आपको? बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, वो कैब को इस तरीके से करना है। अब हमारे ब्रेन में एक बहुत अच्छी बात चल रही होती है, सर कितने शब्द याद करें, कितने शब्द याद करने से हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि टेस्ट हो जाएगा? बेटा मुझे एक चीज समझाइए आप कि इंग्लिश के जो शब्द हैं क्या वो आपको वोकैबुलरी में ही काम आते हैं? क्या वो आपको ग्रामर का सेंटेंस सॉल्व करने में काम नहीं आते हैं? कि क्योंकि वो कहीं पर अगर वो शब्द आ गया बीच में और अगर उसका मीनिंग आपको आता है आपके लिए इजी हो जाएगा वो सॉल्व करना। वोकैब को आप जिस दिन आप मन बना चुके हैं कि आज से मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो इंग्लिश के वर्ड्स को डेली पढ़ने की आदत डालिए। और मैंने बोला ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा आपको, ओनली 5 words daily and make the single copy, single register for this and vocab register। उसको जनरेट करिए और फिर देखिए बेटा आपके vocab कैसे क्रिएट नहीं होती, बहुत आसानी से क्रिएट होगी, बहुत आसानी से। कोई बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इसमें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट और इसमें। एक सबसे बड़ी चीज जो हम फेस कर रहे हैं, जो मोस्टली फेस कर रहे हैं, एग्जाम में भी फेस कर रहे हैं बच्चे, वो भी ये भी फेस कर रहे हैं कि उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि जब वो कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं, जो उनको कुछ चीजें फैमिलियर लगती हैं, उनको वो स्पोकन वाला इंक्लूड करता है। तो बार बार मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि जब हम क्लास लेते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्पोकन में, हमारे आसपास में क्या बोला जा रहा है, और उसके साथ साथ हमारी ग्रामर हमें क्या कह रही है, हमारी ग्रामर में क्या डिफरेंस आ रहा है निकल के। वो डिफरेंस बहुत जरूरी है बेटा सीखना। डिफरेंस ये है कि अगर हम इस सेक्शन के थोड़ा सा आगे बढ़े, तो थोड़ा सा आगे हम इस तरीके से बढ़ते हैं। जैसे एक टॉपिक है जो बड़ा कंफ्यूज सा करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। इसमें इसलिए बोला जाता हूँ कंफ्यूजिंग कह रहा हूँ मैं, लोगों को लगता है एडजेक्टिव मतलब किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी, एडवर्ब भी सेम वैसे ही। लेकिन बेटा इसमें ना शब्दों को साथ बड़ा खेला जाता है। दोनों का ही पॉइंट ये है कि ये दोनों ही क्वालिटी बताते हैं और ये दोनों ही बेटा डिसक्वालिटी बताते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि दोनों ऐसा काम कर रहे हैं, इसके बाद हमें एडजेक्टिव को कैसे पहचाना है? एडजेक्टिव क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताता है बेटा नाउन और प्रोनाउन की, और एडवर्ब डिसक्वालिटी और क्वालिटी बताता है बेटा वर्ब और एडजेक्टिव की। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है और एग्जाम में कई बार देखा गया है कि जो आइडेंटिफाई करना पूछ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, सेंटेंस आता है ही हैज मच नॉलेज। अब इस कंटेंट में कई बार अंडरलाइन करके पूछा था कि मच क्या है, तो बेटा यहां देखिए ये नॉलेज जो है ये नाउन है। अब नाउन के लिए आने वाला ये शब्द क्या बना? मैंने अभी बताया कि नाउन प्रोनाउन के लिए आने वाला शब्द क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहां पे देखो कंफ्यूजिंग कहां है, अगले सेंटेंस में। अगले सेंटेंस वो क्या कर रहा है, वो बोलेगा ऐसे, ही इज मच इंटेलिजेंट बॉय। वर्ड वही है, अंडरलाइन भी उसी को कर सकता है वो। ये देखो कि ये क्या है। अब यहां पर आप देखो बेटा कि जो ये मच है ये बॉय के लिए नहीं आया, बॉय नाउन था। अगर ये बॉय के लिए आता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये किसके लिए आया? इंटेलिजेंट के लिए। इंटेलिजेंट ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव। तो बेटा एडजेक्टिव के लिए आने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में ये मच क्या बन गया? एडवर्ब बन गया।
तो ये वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, खास करके टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको दो तरीके से लिया जाता है। इसको बोला जाता है नॉट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रामर। तो आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन 2 या 3 कभी ना कभी किसी एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया, आज मैंने जो पॉइंट बताए आपको, उन पॉइंट्स में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की बेटा कि कॉमन एरर्स आएगा तो उसको किस स्टेप से सॉल्व करना। अभी तक क्या होता था, कॉमन एरर, ठीक है तुमने ग्रामर पढ़ी, कॉमन एरर सॉल्व करो, ऐसे नहीं। स्टेप्स क्या है एरर फाइंड आउट करने के, वो मैंने आपको डिस्कस किए इस टॉपिक के अंदर। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन करते वक्त हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, और वो फोकस करने के लिए सोर्स क्या है, किस सोर्स से लेना है। जब वोकैब को किस सोर्स से लेना है, एरर्स करना है तो कहां कहां के सोर्स से एरर्स आने वाले, जैसे मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच से एरर आता है, तो ज्यादातर फोकस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में करना है एरर पे, अगर कमांड बनानी है तो। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको क्या करना है, पोजीशन पे डिफेंड रहना है, किससे बाद ब्लैंक है, किससे पहले ब्लैंक है। तो दैट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ द ग्रामर, जनरल इंग्लिश ग्रामर फॉर द ऑल टाइप ऑफ एग्जाम लाइक अ पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। अब उसका लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहीं पर कोई क्वेश्चन जो है छोटा आता है, कहीं पर कोई क्वेश्चन बड़ा आता है, लेकिन जो इसका बेसिक थिंग है, जो उसके कंसर्न रूल हैं, जो उसके थ्योरम्स हैं एक तरह से, वो सेम रहने वाले, ऐसे ही रहने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरी कोशिश आपके आज की इस वीडियो में यही थी कि आपको बताया जाए कि इंग्लिश ग्रामर इज नॉट टफ। प्रॉब्लम टफ तब लगती है जब आपको लगेगा कि रूल पढ़ने हैं बार बार और रूल हमसे अप्लाई नहीं हो रहा है। जबकि हमें ये देखना है बेटा कि इसके अंदर आपको रूल्स लेने ही नहीं है। इसके अंदर मैंने अभी आपको पूरा 1 घंटे में यही समझाया कि रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है किस कंसर्न के पहले क्या और किस कंसर्न के पहले बाद में क्या। आई थिंक जो भी आज मैं आपको देना चाह रहा था, माई व्यूज टू कम टॉप, कि भाई बेटा ऐसे समझो, ऐसे करो, तो वो आपको मिल गया होगा और काफ़ी कुछ आपको इसमें हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में, आपके कंटेंट्स को सॉल्व करने में। और इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स लेके कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी लेके आऊँगा एक बार आपके सामने, और उन एग्जाम्स को सॉल्व करके देखेंगे इन्हीं पैटर्न से कि किस तरीके से हम एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम सॉल्व करें। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर टुडे।